आषाढ़ का एक दिन। यह नाटक मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है और यह एक ऐतिहासिक नाटक है। नाटककार के रूप में मोहन राकेश जी ने आषाढ़ का एक दिन नाटक की रचना की है, जो कि उनका सबसे पहला नाटक है। और उन्होंने ये जो रचना की है, यह इतिहास और कल्पना दोनों का एक सुंदर मिश्रण है। यह नाटक आषाढ़ का एक दिन क्लास 11-12 ISC बोर्ड के सिलेबस में 3 अंक में, अंक 1, अंक 2, अंक 3 अंक में विभाजित है। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको अंक 1 का पूरा समग्र सारांश बताएंगे, जो कि आपके लिए समझने में बहुत ही आसान होगा। आइए तो हम शुरू करते हैं। अंक 1। नाटक के प्रथम अंक का जो प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, वो घनघोर वर्षा के साथ होती है, क्योंकि आषाढ़ का महीना है और बारिश बहुत तेज़ घनघोर हो रही है। पर्दा जब उठता है तब अंबिका के घर का कमरा नज़र आता है। अंबिका एक वृद्ध स्त्री है, एक बूढ़ी औरत है, जो साधारण से घर में एक कमरे में सामने धान फटक रही है। और तभी मुख्य द्वार से उसकी पुत्री, जिसका नाम है मल्लिका, भीगे हुए कपड़ों में ठिठुरती हुई, काँपती हुई अंदर आती है। इसका अर्थ है कि जो इसकी माँ है, उसका नाम है अंबिका और बेटी का नाम है मल्लिका। ध्यान रखिएगा, जो अपने प्रिय कालिदास से आषाढ़ के पहले दिन की बारिश में भेंट करके आती है। यानी कि मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है और वह उन दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और वो दोनों आषाढ़ के महीने की पहली जो बारिश है, उसमें वह भीग कर आई हुई है, जिस कारण उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। वह बाहर हो रही बारिश और उसमें भीगने का आनंद का वर्णन अपनी माँ से करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है मल्लिका से, तो नाराज़ होने की वजह से वह मल्लिका की बात को अनसुना कर देती है। और वह उसकी नाराज़गी का कारण है बदनामी, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनकी बेटी के बारे में कोई कुछ भी कहे और किसी तरह की कोई बदनामी हो। इसलिए अंबिका मल्लिका से नाराज़ होती है और वह चाहती है कि वह इस बात को समझे, परंतु वह अपनी बेटी से कुछ कहती नहीं है। नाराज़गी जताते हुए वह ऐसा दिखाती है, ऐसा प्रदर्शित करती है जैसे वह अपने काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है और वो कुछ कहना नहीं चाहती। तभी बाहर कुछ आवाज़ आती है, और वो आवाज़ होती है, आपने देखा होगा, जो घोड़े अपने पैरों में उनके लोहे लगे होते हैं, जिन्हें घोड़े की नाल बोला जाता है, उनको चलने पर एक ध्वनि होती है टक 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 की। ऐसी ही कुछ आवाज़ घर के बाहर से आती है। अंबिका और मल्लिका दोनों उस आवाज़ को सुनते हैं, और मल्लिका बहुत ही उत्सुकता के साथ अपनी माँ से पूछती है कि माँ, ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हुए हैं। अंबिका बताती है कि ये राज्य कर्मचारी हैं, जो बहुत कम दिखाई देते हैं, और आखिरी बार जब ये आए थे उस वक्त एक अनहोनी की खबर लेकर आए थे, जो कि एक महामारी की खबर थी, और उसके पिता की मृत्यु उसी अनहोनी में हुई थी। यानी कि उसी बीमारी में उसके पिता की मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर यह भी बताया गया है एक तरह से कि जब ये राज्य कर्मचारी, यानी कि किसी राज्य के काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं, वे जब आते हैं तो किसी तरह की कोई खबर लेकर आते हैं, जो कि अच्छी नहीं होती, अनिष्ट ही कुछ छिपा होता है। अंबिका मल्लिका को बताती है कि ये आकृतियाँ, यानी ये लोग पहले आ चुके हैं, और उसे सावधान करती है कि तुम ध्यान रखना, किसी तरह की कोई अनहोनी हो तो उससे पहले ही वह उसे, अपनी बेटी को सावधान कर देती है। साथ ही जब मल्लिका घर पर आती है तब ये भी पता चलता है, अंबिका उससे बताती है कि अग्निमित्र को मल्लिका के विवाह का प्रस्ताव लेकर कहीं भेजा था, परंतु मल्लिका के चरित्र पर संदेह होने के कारण लड़के वालों ने यह रिश्ता मना कर दिया। इस बात पर मल्लिका काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है
और अपनी माँ पर क्रोधित होते हुए वह रोने लगती है। वह कहती है कि माँ, मैं कालिदास से प्रेम करती हूँ और कालिदास मुझसे प्रेम करता है और हम दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। मैंने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है, इसलिए मैं किसी और से विवाह तो नहीं करूँगी। वह अपनी माँ से ये भी कहती है कि वो इस बात के लिए आश्वस्त रहे कि वह कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएगी, ऐसा कुछ कृत्य नहीं करेगी जिसके कारण उसे बदनामी झेलनी पड़े, बदनामी का सामना करना पड़े। परंतु वह यह कहती है अपनी बात को कि यह मेरा जीवन है, अर्थात मेरे जीवन का निर्णय मुझे किससे विवाह करना है यह निर्णय मैं ही लूँगी। इसका फ़ैसला मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और करे, क्योंकि पूरा जीवन मुझे ही बिताना है। और वह साफ साफ कहती है कि मैं किसी और से विवाह नहीं करना चाहती। इस बात को वह अपना फ़ैसला बताकर अंदर चली जाती है और उसी समय बाहर से कालिदास के प्रवेश करने की आवाज़ आती है, ऐसा स्वर सुनाई देता है और कालिदास अंबिका के घर में प्रवेश करता है मल्लिका को बुलाते हुए। अंबिका भीतर चली जाती है जब देखती है कालिदास आया है, क्योंकि वह कोई ख़ास पसंद नहीं करती थी कालिदास को, क्योंकि वह जानती थी कि कालिदास एक ना एक दिन मेरी बेटी का साथ ज़रूर छोड़ देगा। ऐसे परिवार को और माँ बाप को अक्सर चिंता हुआ करती है। उसी तरह से अंबिका का भी परेशान होना काफ़ी जायज़ था। तभी अंबिका जब अंदर जाती है और मल्लिका अपनी आवाज़ बत्ती अर्थात कि अपना नाम सुन के बाहर आती है, तो देखती है कि कालिदास के हाथ में एक हिरण शावक है जो कि घायल है। हिरण का शावक यानी हिरण का बच्चा, एक शिशु है, एक बच्चा है जो कि कालिदास की गोद में है। और जब वो देखती है तो उसे चोट लगी होती है और कालिदास मल्लिका से कहता है कि एक पात्र में अर्थात एक बर्तन में दूध लेकर आओ, और उसको वह उसे पिलाता है और दूध पिलाने का प्रयास करता है ताकि उसे कुछ दर्द से राहत हो। अर्थात उसके जो घाव लगा है उस घाव पर वह कुछ जड़ी बूटियां लगाने का प्रयास करता है और उसके दर्द को आराम देने की कोशिश करता है। और वह मल्लिका से ये भी करता है कि इसे एक बिस्तर पर सुला दो। तभी अंबिका बाहर आती है और वो रोष प्रकट करती है अर्थात गुस्सा करती है और कहती है कि यह मेरा घर है, यहाँ इंसानों के रहने की व्यवस्था है, जानवरों की नहीं। ऐसा कहते हुए अब वो गुस्सा प्रकट करती है और तभी उसी समय वहाँ राजपुरुष दंतुल का प्रवेश होता है। वह एक राज्य से आया हुआ है, राजपुरुष है, और वह कालिदास से बोलता है कि जब इस बच्चे को, इस हिरण के शावक को मैंने घायल किया है, मैंने इसका शिकार किया है, तो तुम किस अधिकार से उसे यहाँ लेकर आए हुए हो? इसे मुझे दे दो, यह मेरा है, शिकार है, इसे मैं ले जाऊँगा। वह कालिदास से काफ़ी ज़िद भी करता है, परंतु कालिदास उसे हिरण शावक देने से मना कर देता है, इनकार कर देता है और कहता है कि यह प्रकृति की देन है और प्रकृति की देन को किसी भी मनुष्य को, किसी भी जानवर को आहत करने का, उसे घायल करने का हमारा कोई भी अधिकार नहीं बनता। और इस चोरी के इल्ज़ाम को जो कि दंतुल ने लगाया था कालिदास पर, वह आरोप को मना कर देता है और मल्लिका भी कालिदास का साथ देते हुए इसका विरोध करती है। उसी समय कालिदास अंबिका की बात से आहत होकर और दंतुल के व्यवहार से वह घर के बाहर जाने लगता है और तभी बातों ही बातों में मल्लिका से उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि कवि कालिदास है। कवि कालिदास के बारे में जब वह सुनता है तो दंतुल हैरान सा रह जाता है, क्योंकि उसे यह आश्चर्य होता है कि क्या यह वही कालिदास है जिसने ऋतु संहार की रचना की है। असल में कालिदास ने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी रचना की थी जिसका नाम है ऋतु संहार, ये ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। और कालिदास की इस रचना को उज्जैनी के सम्राट ने पढ़ा। उज्जैनी के सम्राट ने इस ऋतु संहार की रचना को पढ़ने के बाद अपने राज्य से कुछ लोगों को, कर्मचारियों को वहाँ भेजा था और कहा था कि कालिदास को उज्जैनी लाया जाए और उसको सम्मान स्वरूप राजकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। और इसीलिए वहाँ से दंतुल
कालिदास को लेने आया था। उसके साथ साथ कई राज्य कर्मचारी भी आए हुए थे। और यहाँ पर जब देखा कि इसी उद्देश्य से आचार्य वर रुचि भी वहाँ आए हुए हैं। जब ये सारी बात मल्लिका सुनती है कि कालिदास को इतने नाम प्रसिद्धि और उज्जैनी के सम्राट ने वहाँ राजकवि बनाने के लिए उसे बुलाया है, तो वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और वह अपनी माँ से ये बात बताती है। लेकिन अंबिका इस पूरी बात को सुनकर भी ज़रा सा प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि उसका हृदय एक माँ का हृदय है। वह कालिदास के बारे में ना सोचकर पहले अपनी पुत्री मल्लिका के बारे में सोचती है और वह जानती है कि कालिदास यहाँ से जाने के बाद पूरी तरह से मल्लिका को भूल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी क्योंकि कालिदास से प्रेम करती है और वो इस सत्य को अभी देख नहीं पा रही है, जो कि उसे बाद में बहुत ज़्यादा आहत करने वाला है, उसके लिए बहुत ही दुख की बात बनने वाले हैं। वह अपनी पुत्री मल्लिका को फिर से समझाती है और कहती है कि यह तुम्हें जो आज खुशखबरी लग रही है, एक दिन तुम्हारे जीवन में यही सबसे बड़ा दुख का कारण होगी। अंबिका कालिदास को भी बहुत संदेह की दृष्टि से देखती है और उसके दोषों का विवेचन करने लगती है कि कालिदास में बहुत सारी कमियां हैं, और इस बात का विरोध करती है मल्लिका, क्योंकि मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है और वह कहती है कि यदि कालिदास का प्रेम सच्चा है तो वह मुझसे विवाह ज़रूर करेगा। और इसी बात का विरोध करते हुए अंबिका कहती है कि अगर कालिदास ने तुमसे सच में प्रेम किया होगा तो अभी तक वो तुमसे विवाह क्यों नहीं कर लेता। मल्लिका इस बात से कहती है कि माँ, कालिदास का जीवन बहुत सारे अभाव में गुज़र रहा है, बहुत सारी कमियाँ हैं, और उन कमियों में क्योंकि ना उसका घर है ना परिवार है, और इन कमियों के साथ विवाह की कल्पना करना अभी संभव नहीं है। और एक बार अगर यह सब कुछ हो जाएगा, उसका नाम प्रसिद्धि मिल जाएगी, वह मुझसे विवाह अवश्य करेगा। परंतु अंबिका इस बात का खंडन करते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा जो लग रहा है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि एक बार अगर कालिदास यहाँ से चला गया और उसे राजकवि बना दिया गया तो वह तुम्हें भुला देगा, और तब तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात होगी कि तुम अपना जीवन कैसे काटोगी, क्योंकि मैं स्वयं वृद्धावस्था में हूँ, मेरा जीवन बहुत लंबा नहीं है। मल्लिका माँ से कहना चाहती है कि आज कालिदास के जीवन का बहुत बड़ा दिन है, एक ऐसा दिन है जिसकी प्रतीक्षा लोग अपने जीवन में करते हैं, और वह उसे एक नई दिशा मिलने वाली है, वो नाम प्रसिद्धि पाने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में वह अपने स्वार्थ को और लाभ को नहीं दिखा सकती, अर्थात वह अपने स्वार्थी स्वभाव का परिचय नहीं दे सकती, क्योंकि वह जानती है कि यह कालिदास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। अंबिका और मल्लिका की इसी बातचीत के दौरान मातुल वहाँ पर आ जाता है और मातुल के शब्द वहाँ सुनाई देते हैं। मातुल और कोई नहीं बल्कि कालिदास का मामा है, और जब वो वहाँ पर आता है, अंबिका को पुकारते हुए प्रवेश करता है। मातुल कहता है कि मैंने पूरे गांव में ये घोषणा कर दी है कि कालिदास से मेरा अब कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने कालिदास से कहा है कि वह उज्जैनी जाकर इस नाम पद प्रतिष्ठा को अपनाए, लेकिन कालिदास ने मेरी बात को नहीं माना, उसने मना कर दिया है। तभी वहाँ निक्षेप आ जाता है और वो कहता है कि आचार्य मातुल भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल वहाँ से चला जाता है और वह निक्षेप मल्लिका को बताता है कि कालिदास जगदम्बा के मंदिर में बैठा हुआ है और उसने ये ज़िद करी है, उसका हठ है कि जब तक उज्जैनी के आए हुए लोग वहाँ से चले नहीं जाएंगे तब तक वो उसी मंदिर में बैठा रहेगा। निक्षेप ये भी कहता है कि मुझे पता है कि कालिदास को किसी तरह का राजकीय सम्मान का मोह नहीं है, कालिदास किसी नाम प्रतिष्ठा का कभी भूखा नहीं है, वह सचमुच इन पहाड़ों को, पर्वत को और तुम सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता। मल्लिका अंबिका के विरोध के बावजूद कालिदास को समझाने के लिए निक्षेप के साथ जगदम्बा के मंदिर चली जाती है। मल्लिका के जाने के बाद उसके घर में विलोम का आगमन होता है।
वह मल्लिका की माँ अंबिका को कालिदास के विरुद्ध भड़काता है, क्योंकि विलोम कालिदास को पसंद नहीं करता है और वह मल्लिका से प्रेम करता है और कहता है कि उज्जैनी जाने से पहले अगर मल्लिका और कालिदास का विवाह हो जाता है तब तो सही है, अन्यथा कालिदास मल्लिका से कभी भी विवाह नहीं करेगा। मल्लिका वहाँ उस समय विलोम की उपस्थिति बिल्कुल नहीं चाहती है और जब मल्लिका वापस आती है और देखती है कि विलोम वहाँ मौजूद है तो वह इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि वह विलोम को पसंद नहीं करती। अब कारण यह भी है कि विलोम कालिदास की बुराई करता है, उसकी माँ को भड़काता है और मल्लिका कालिदास से ही विवाह करना चाहती है और बार बार वह कालिदास पर व्यंग करता है। अंत में विलोम कालिदास मल्लिका और की विवाह की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। मल्लिका कालिदास से राज सम्मान स्वीकार करने को कहती है, लेकिन कालिदास कहता है, मैं अनुभव करता हूँ यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है, अर्थात यह ग्राम, यह गांव, यह प्रांत मेरे लिए यही मेरे वास्तविक भूमि है, यही मेरा सम्मान है, उपहार है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और मेघ है। यानी कि कालिदास अपने प्रेम प्रकट करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहता, यहाँ मेघ हैं, ये बादल हैं, तुम हो, ये गांव है, मैं इनसे अलग नहीं होना चाहता। यहाँ की हरितिमा है, हिरणों के बच्चे हैं, पशुपालन है, यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। मल्लिका कालिदास को कहती है कि तुम इस बात से ज़रा भी परेशान न हो, यह गांव, प्रांत, मेघ और मैं सब तुम्हारे ही हैं। तुम उज्जैनी जाकर वहाँ नई भूमि को तलाश करो, हम सब तुम्हारे साथ इसी तरह बने रहेंगे। मल्लिका के बार बार कहने पर कालिदास उज्जैनी जाने को तैयार हो जाता है, मान जाता है उसकी बात, ज़्यादा देर हट नहीं कर पाता और कालिदास के जाने पर मल्लिका बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी माँ अंबिका उसे तसल्ली देती है, लेकिन क्योंकि मल्लिका अपना दुख प्रकट नहीं करना चाहती थी, इस कारण वह अपनी सिसकियों को दबाकर माँ से कहती है कि माँ, ये दुख के आंसू नहीं बल्कि मेरी खुशी के आंसू हैं, जिससे आज कालिदास को सम्मान मिलेगा, वह राजकवि बनाया जाएगा। और बादलों की गरज के साथ वर्षा और तेज़ हो जाती है और यहीं पर अंक 1 नाटक समाप्त हो जाता है। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आपको दिए जाएंगे। इस वीडियो के तीनों अंक समाप्त करने के बाद आपको मिल जाएंगे वो प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे आंसर को, पूरे उत्तर को बहुत ही शॉर्ट में समझाकर आपको बताया जाएगा और इसका अंक 2 और 3 अगर आप चाहते हैं कि उसका वीडियो बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन में से कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अंक 2 में।